बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफज़ल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 जो है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और इसके अंदर हम पहले कुछ फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स की बातें करेंगे और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें हैं। ये सारा कुछ आज इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हमारे पास तीन तरह के मॉडुलसेस हैं। यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, शीयर मॉडुलस है। क्योंकि हमारे पास तीन ही तरह के स्ट्रेसेस हैं, तीन ही तरह के स्ट्रेन्स हैं। यानी अगर हमारे पास लीनियर स्ट्रेस है या उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं तो फिर हम उसे फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफ़ाइन करेंगे। और अगर हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस है या इसको हम कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहते हैं, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया से ही डिफ़ाइन होता है। इसी तरह जो शीयर स्ट्रेस है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया से ही डिफ़ाइन होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है स्ट्रेन का, तो यहाँ जो स्ट्रेन यूज़ होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, जिसे आप ओरिजिनल लेंथ ओवर पर यूनिट लेंथ, जो चेंज इन लेंथ है, हम इसको करते हैं। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ से हम स्ट्रेन को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ शीयर स्ट्रेन आ जाएगा। फिर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये तो फोर्स हो गई मेरे पास और ये लेंथ है, ये एरिया है और ये डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। इसी तरह जो बल्क मॉडुलस को के से अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसका फॉर्मूला यूँ बनेगा। शीयर मॉडुलस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। अब ये याद रहे कि यंग्स मॉडुलस जो है वो सॉलिड्स के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। उसकी कोई वैल्यू लिक्विड्स या गैसेस के लिए हम उसको नहीं लेते। जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड्स के लिए मैक्सिमम और गैसेस के लिए मिनिमम उसकी वैल्यू होती है, लेकिन लिक्विड्स पर उसको अप्लाई नहीं किया जाता। जो शीयर मॉडुलस है वो लिक्विड्स और गैसेस पर अप्लाई नहीं होता और सॉलिड्स के लिए ही उसको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ फोर्स लगाते हैं ताकि उसमें कुछ डिस्प्लेस पैदा हो। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस पर जब फोर्स लगाइए तो वो वापस नहीं आते, लेकिन सॉलिड्स पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो वापस आने की अहलियत रखते हैं। लिहाजा शीयर मॉडुलस को भी सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही अप्लाई किया जाता है। ये जो फार्मूले हमारे पास हैं 1, 2, 3 और 4, ये एक ही तरह के फार्मूले हैं और ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर यानी स्ट्रेन एनर्जी के ये फार्मूले हैं। ये एनर्जी लिखें इसे हम या वर्क डन लिखें, एक ही बात है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या फिर हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का स्केयर। अगर बल्क मॉडुलस लेना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का स्केयर होगा। शीयर मॉडुलस लेना है तो शीयर स्ट्रेन का स्केयर होगा। तो बाज़ औक़ात एमसीक्यू आता है जिसके अंदर ये चारों वैल्यूज़ होती हैं या इसमें से कोई 3 वैल्यूज़ होती हैं, तो पता चलता है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ तो स्ट्रेन एनर्जी की ही हैं। लिहाजा इनसे आपने जहन में रखना है। जो डिराइव करके एक जो जिस फार्मूले तक हम आते हैं वो ये है, हाफ इंटू ई का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। या तो यंग्स मॉडुलस होगा यहाँ, या बल्क मॉडुलस होगा, या यहाँ पर शीयर मॉडुलस होगा। हम यहाँ इन 3 मॉडुलस को ही डील करते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स में एरिया, लेंथ L1 जो है दैट इज़ एक्चुअली दी चेंज इन लेंथ और नीचे ओरिजिनल लेंथ है। हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम एक छोटी सी बनी हुई है, ये मैंने एक छोटा सा MCQ यहाँ बनाया है और ये MCQ जो है वो यहाँ हम पूछ सकते हैं कि जी वर्क डन 5 मिलीमीटर तक के लिए क्या है। यानी जब चेंज इन लेंथ 5 मिलीमीटर हो गई है, 5 मिलीमीटर हो गई है, तो वर्क डन कितना है। तो वर्क डन के लिए फिर हमें हाफ इंटू 5, इसके ऊपर नहीं देखेंगे, हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना है। ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.15 जूल आंसर जो है ना ये हमारे पास आता है। इसी तरह के बेशुमार MCQs जो हैं वो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखें, ये ट्रांजिस्टर है जिसे आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने बनाया है। इसका मतलब है कि ये है जी आपके पास एमिटर, यहाँ कलेक्टर है और ये बेस है। सो बेस व्हेन is common between input and outputs and it is known as common base configuration। इसी तरह से अगर मैं एमिटर को कॉमन कर लूँगा तो वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर हम कलेक्टर को कॉमन कर लेंगे तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इन तीनों के करंट गेन्स को हमने देखना है। तो करंट गेन अल्फ़ा है, इट इज़ फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, IC/IE लिखा जाता है इसको।
और अगर हम देखेंगे कॉमन बेस के बाद कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो उसका करंट गेन बीटा कंसिडर किया जाता है एंड दैट इज टेकन एज IC ओवर IB। इसी तरह कॉमन कलेक्टर को जब हम देखेंगे तो उसका जो करंट गेन है वो गैमा लिया जाता है IE ओवर IB। अब प्रैक्टिकली इन तीनों करंट गेन्स में से सबसे ज़्यादा गेन कौन सा है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि गैमा जो है ये सबसे ज़्यादा करंट गेन होता है, लेकिन इसका इतना करंट गेन ज़्यादा हो जाता है कि ये फिर स्टेबल नहीं रहता। लिहाजा हमें सबसे ज़्यादा बेहतर है इलेक्ट्रॉनिकली कि हम बीटा को इस्तेमाल करें। तो ये करंट गेन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो है, और इसकी डिटेल इनकी जो MCQs हैं वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर को एज अ वोल्टेज उसके अंदर एम्पलीफायर के तौर पर हमने यहाँ देखा है। ट्रांजिस्टर बेसिकली करंट एम्पलीफायर होता है, लेकिन हम उसको सर्किट में यूज़ करके हम उससे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ जो नेगेटिव साइन मौजूद है इसका मतलब है कि जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के ऊपर मबनी होगी। देन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सिंबल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बनाया है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, OL मींस ओपन लूप गेन है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेजेस। इनपुट पे दो वोल्टेजेस होते हैं, एक इसके अंदर इन्वर्टिंग इनपुट है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और यहाँ पर V0 है। तो डिवाइड करके हम करंट वोल्टेज गेन जो है वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ है वोल्टेज गेन का वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जब हमने उसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हमने इसको यहाँ यूज़ किया है। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि जी सारा जो गेन है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्किट। जो यानी जो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके लिए इसका डिपेंडेंस इसके अंदर के सर्किट के लिए नहीं है, बल्कि ये आउटर सर्किट के लिए है। इसी तरह यहाँ जो करंट गेन है हमारे पास ये इसके नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, और 1 से हमेशा गेन जो है ना इसका ज़्यादा होता है। और एक आइडिया के मुताबिक जो करंट गेन है इस जो वोल्टेज गेन है वो हम 10⁵ जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तक का ले सकते हैं। तो बहरहाल इसके भी जो MCQs होंगे वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। अब हमारे पास कुछ हिस्सा है लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स तो हैं वो हमारे पास तादाद में टोटल 8 हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर वो 7 ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर के बाद जो 8वां गेट है दैट इज़ कॉल्ड बफर गेट। बफर गेट जो है उसको हमें ज़ाहिर है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो जस्ट लाइक दिस कि अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। यानी इसके अंदर हम सिर्फ ये करते हैं कि इसको सिग्नल डिले करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये बफर गेट है। बाकी के गेट्स में A + B = X। हम A + B बोल तो जाते हैं, लेकिन हमें कहना चाहिए A is ORed with B, या बोलना चाहिए A is in OR operation with B। इसी तरह A B = X है, इसको भी हमने बोलना है A is ANDed with B, या A is in AND operation with B। और इसके जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो ये आपके सामने मैंने रखे हैं। ये OR गेट का ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ इसका एक और नाम है any, one और all, यानी कोई एक 1 हो या दोनों 1 हो तो हमें आउटपुट पर सिग्नल मिलता है मैक्सिमम 1, हाई वोल्टेज मिलते हैं। इसका मतलब है एनी, 1 और ऑल गेट जो है ये इसका दूसरा नाम है। जो एंड गेट है इसका नाम ऑल और नथिंग है, और इसका ट्रुथ टेबल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ऑल और नथिंग यानी सारे 1 होंगे तो आउटपुट मिलेगी, अगर नहीं तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। नॉट गेट के अंदर जो फॉर्मूला है वो ये इसकी इक्वेशन है, जिसे हम बुलियन इक्वेशन का नाम देते हैं। 0 अगर हम यहाँ रखेंगे हमें 1 मिलेगा, 1 रख देंगे 0 मिलेगा, इसे हम इन्वर्टर का नाम देते हैं। ये थे हमारे पास यहाँ तक बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इसके बाद जो 2 गेट्स आपको और नज़र आ रहे हैं ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं इनके बारे में अमूमन पूछा जाता है कि इन्हें यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। तो यूनिवर्सल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनसे इस अकेले गेट की मदद से हम इन तीनों गेट्स का फंक्शन ले सकते हैं। यानी अगर हमें ये गेट 3 बेसिक लॉजिक गेट्स का फंक्शन देता है तो देन वी कैन कॉल इट यूनिवर्सल गेट। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि A + B यहाँ था और यहाँ क्या है, ऊपर एक बार है, तो इसे नॉर यानी नैंड
के साथ साथ नॉर जो है यहाँ पर और नॉट और गेट है एक्चुअली, और ये इसका ट्रुथ टेबल है। जब हम इसके लिए देखेंगे तो आप देखें यहाँ ए डॉट बी है, तो यहाँ ए डॉट बी पर सिर्फ बार है, यानी एंड गेट के साथ हमने नॉट गेट लगाया है तो वो नैंड गेट बनेगा। तो ये आपके पास इस तरह से आ सकता है और ये इसका ट्रुथ टेबल है। फिर हमारे पास दो अदर एक्सक्लूसिव गेट्स हैं, एक एक्सक्लूसिव और है और दूसरा एक्सक्लूसिव नॉर है। एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल ये है, सिंबल्स को आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है। और पास पेपर्स में मैंने एक जगह ये भी देखा था कि खाली सिंबल्स बने हुए थे और गेट का नाम पूछा हुआ था, तो बहुत आसान MCQs भी आते हैं, लिहाजा बस इन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी जो असल बूलियन इक्वेशन होती है वो तो ये होती है a प्लस के ऊपर सर्कल और फिर b, लेकिन जब इसे हम ओपन कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल को अगर आप देखें तो हमें 1 सिर्फ तब मिलता है व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट, व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। और एक्सक्लूसिव नॉर के लिए हमें जो है ये आउटपुट तब मिलता है जब इनपुट्स जो हैं वो सेम हों, जब इनपुट्स जो हैं वो कैसे हों, वो सेम हों। एक्सक्लूसिव नॉर की जो इक्वेशन है वो ए डॉट पे सर्कल बी, या उसे ए बी प्लस ए बार बी बार लिखा जाता है, या फिर इसी इक्वेशन के ऊपर आपने एक बार डालना है तो फिर वो इसकी भी आउटपुट हमें मिल जाती है। अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास मौजूद है ये इक्वेशन, इसका सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो ये ए और बी, ये अगर हम इसको देखें तो इसके दरमियान में डॉट है, डॉट मीन्स ये है नॉट गेट आपके पास। तो ये ए था, यहाँ था बी, यहाँ आ गया बी बार, इसने बना दिया ए बी बार। यहाँ से आया बी, इधर से ए आ रहा है, वो यहाँ बन जाएगा ए बार, तो ये बन गया ए बार बी। और इसने क्या करना है, इनको जस्ट इसने ऐड कर देना है। और अगर आपने यही सर्किट जो है वो एक्सक्लूसिव नॉर के लिए इस तरह का सर्किट चाहिए है तो आप जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक बबल लगा देंगे तो ये एक्सक्लूसिव नॉर के लिए सर्किट हो जाएगा। तो बाकी इसके जो MCQs हैं वो इस तरह से आते हैं कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में अगर इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या होगी, यानी इनपुट और आउटपुट को देख करके पूछा जाएगा कि फ़लाँ गेट है और आउटपुट जो है वो इसकी क्या होगी। इस तरह के ढेर सारे MCQs जो हैं ये आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और कुछ प्रैक्टिस जो है वो हम अपनी जूम क्लास में करेंगे। तो ये था हमारा फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 9। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को अपने YouTube चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।